हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, जिसमें हम जो है आपकी क्लास नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइन्थ की तो अभी हमने जो है एनसीईआरटी कवर कर ली है, और जो टेंथ की एनसीईआरटी वो हम अभी कर रहे हैं। तो आप ये दोनों जो है टेंथ की एनसीईआरटी अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं साइंस की, तो वो भी आप जो है सुबह में एक डेली हमारे यहाँ पे एक क्लास आती है, तो वहाँ पे जो है हम टेंथ की एनसीईआरटी से जो है एक चैप्टर कवर करते हैं। तो जिसमें जो है आपका एग्ज़ाम से पहले हो सकता है इसी महीने जो आपका 30 तारीख तक जो है यहाँ का सिलेबस आपका पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट हमारा इसी में आता है जो कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारी हमेशा क्वेश्चन सीरीज भी आती है, और जो है एनसीईआरटी का कोर्स भी आता है। तो आप जो चाहें वो देख सकते हैं। अगर आप दोनों देख रहे हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उनके उपयोग। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, तो जो देखेंगे हम हमारे एग्जाम में, जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे। वह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण जो धातु तत्वों के लिए होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण वह होता है, जैसे आपने देखा होगा परमाणु होता है। ठीक है, तो परमाणु ये है, ये इस परमाणु के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपकी जो है कक्षाओं में यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो कि अपनी जो है यहाँ पे गति से चलते रहते हैं। ठीक है, इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो जो धातु तत्वों के लिए बेसिकली जो इनकी संरचना कह सकते हैं वो होती है आपकी, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, दूसरे में आपके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन अगर कोई हो सकता है 8 10 8 18 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व नहीं है, तो उसके यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 8 2 इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसकी संरचना रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 8 8 2 इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इनमें इनकी बात करें तो इनमें जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो आपकी पोटेशियम यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाती है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम को जो है हम Na से प्रदर्शित करते हैं, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका वो 11 होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, और इसका जो है परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है। आयरन की बात करें तो आयरन को आप Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, लोहा बोलते हैं जिसको, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 26 होता है। अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, और जो है इसका परमाणु क्रमांक आपका 19 होता है। तो ये चारों भी आपको याद रखना है। कभी कभी आ जाता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, पोटेशियम का, कैल्शियम का, आयरन, तो ये भी आपको याद रखना है। मैं एक सेशन आपके लिए जो बेसिकली इन तत्वों के परमाणु क्रमांक होते हैं उस पर आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनमें जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो आपकी जो है पोटेशियम होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम तथा एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन सी है। अगर सबसे हल्की धातु की बात करें तो आपकी जो है लिथियम यहाँ पे सबसे हल्की धातु हो जाती है। लिथियम को हम जो है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, Li से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑस्मियम की बात करें तो ऑस्मियम को OS से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 76 होता है। ये भी दोनों भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपकी सबसे हल्की और सबसे भारी धातु आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाधिक कठोर तत्व है। अगर सबसे कठोर तत्व की बात करें तो ये आपका हीरा होता है। ठीक है, तो हीरे की बात करें तो हीरा बेसिकली आपका कार्बन का आइसोटोप होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हीरा जो है कार्बन का आइसोटोप आपका होता है। ठीक है, कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका C से इसको डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है सोना, लोहा, प्लेटिनियम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु आपकी कौन सी है। अब देखिए सोना की बात करें तो सोना बेसिकली आप कह सकते हैं कि सोना को हम जो है यहाँ पे AU से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और सोना के परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये आपका होता है 79। ठीक है, तो सोना का परमाणु क्रमांक आपका 79 होता है। लोहा का मैंने आपको बता दिया है, लोहे को जो है Fe से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपका 26 होता है। लेकिन अगर प्लेटिनियम की बात करें तो प्लेटिनियम का को जो है Pt से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 78 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपका टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन जो है आपका, तो टंगस्टन का परमाणु क्रमांक आपका जो है यहाँ पे 74 होता है, और इसको जो है W से डिनोट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और आगे आता है एक और आपका
यहाँ पे, ठीक है, सोना हो गया, लोहा हो गया, प्लेटिनियम और टंगस्टन, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे कठोरतम धातु है वो आपकी जो है प्लेटिनियम होती है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वो कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, ठीक है। तो इनमें से आपकी बात करते हैं, नाइक्रोम जो होता है आपका NiCr से डिनोट करते हैं, और यह जो है सबसे आपकी कठोर धातु होती है और सबसे आपकी तन्य होती है। नेक्स्ट आता है आपका सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। अगर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें तो ये आपका यूरेनियम हो जाता है। यूरेनियम को यू से डिनोट करते हैं। और अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं हम, तो ये आपका 92 हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यूरेनियम के जो है बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, ठीक है। यूरेनियम 92 वगैरह, यूरेनियम 93, इस प्रकार से जो है इसके बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। ये आपके जो है यहाँ पे नाभिकीय विखंडन में काम आते हैं, जिससे कि भारी मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। आगे आता है आपका तांबा हो गया, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी में से सबसे भारी धातु है। तो यूरेनियम इनमें से भी सबसे भारी धातु है। अगर तांबे की बात करें तो तांबा जो आपका कॉपर होता है, ठीक है। तो कॉपर को बेसिकली आप Cu से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक आपका 29 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे 13 होता है। चांदी की बात करें तो चांदी को Ag से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक आपका 47 होता है। तो ये तीनों चीज़ भी आपको जो है याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें तो आपका यूरेनियम हो जाता है, जैसा कि आपको बताया था, ठीक है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आपका जो है 92 होता है, ठीक है। और सबसे भारी तत्व और सबसे कठोर तत्व अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। तो सबसे कठोर तत्व जो आपका था वो आपका हीरा था। हीरा कठोर है। और भारी तत्व की बात करें तो आपका यूरेनियम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी में से सबसे भारी धातु है। ये तो पढ़ लिया था, ठीक है। मोती की संरचना होती है। तो मोती जो होता है आपका बेसिकली उसकी संरचना आपकी जो है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कैल्शियम हो गया, ये आपका कार्बोनेट हो गया है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, कार्बन का 1 परमाणु यहाँ पे होता है। इस प्रकार से यहाँ पे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोती के मुख्य अवयव हैं। तो मोती होता है, उसके मुख्य अवयव जो आपके एरागोनाइट होता है और आपका जो है कांचियोलिन होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एरागोनाइट ही याद रखना है, ठीक है। एरागोनाइट जो होता है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसको CO3 ही कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। तो मणिक्य और नीलम की बात करें तो इनको बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ALO कहते हैं, ठीक है। तो इसको ALO से डिनोट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ठीक है। तो जो सोडियम होता है उसका अगर संचयन की बात करें तो वो बेसिकली आपका केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को, ठीक है। तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। सोडियम को जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है। नेक्स्ट आ जाता है धातु सोडियम जो होती है आपकी वायु प्रभाव होने पर जल जाती है। तो ये आपका यहाँ पे गलत आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं। तो इन लैंपों में बेसिकली सोडियम का उपयोग यहाँ पे होता है, ठीक है। अगला आता है सोडियम वाष्प लैंप जो होती है आपकी प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसका प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी होता है। तो सोडियम के प्रकाश की बात करें तो ये आपका एक वर्णी प्रकाश होता है, ये भी आपको याद रखना है। और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है, ठीक है। अगर जैसे प्रकाश है, यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन अगर पानी की बूंदें गुजरेगी तो पानी की बूंदों पे बेसिकली पृष्ठ तनाव होता है, इसके कारण आपका प्रकाश जो है डिवाइड होने लगता है। लेकिन सोडियम के जो प्रकाश होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है, वो डिवाइड नहीं होता है। वो जो है अपनी तरंगें इस प्रकार से आगे उसकी तरंगें यहाँ पे चलती रहती हैं प्रकाश की। तो आपको ये याद रखना है। मैं तो हमको लग रहा है कि जो है सोडियम से यहाँ पे आपका 1-2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। अगर प्रतिदीप्ति नली की बात करें, ठीक है, जिस नली में आपका बेसिकली यहाँ पे दीप वगैरह जलाया जाता है, प्रतिदीप्ति नली जो आपकी होती है उसमें बेसिकली यहाँ पे पारावाष्प और आर्गन का प्रयोग होता है। पारावाष्प की बात करें तो पारा को जो है मरकरी भी कहते हैं और पारा को जो है Hg से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Hg से यहाँ पे पारा को डिनोट करते हैं। और अगर पारे की बात करें तो पारा का परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आर्गन की बात करें तो आर्गन बेसिकली आपका यहाँ पे आर्गन को जो है आप Ar से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। और आर्गन की बात करें तो आर्गन आपका जो है बेसिकली एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक आपका मान सकते हैं आपका 18 होता है, ठीक है। तो
तो आर्गन का परमाणु क्रमांक आपका 18 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। आ जाता है एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो सोना जो होता है आपका प्रकृति में स्वतंत्र रूप से यहाँ पे पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो Al से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपको बता दिया 13 है, ठीक है। सोने को जो है यहाँ पे आपका Au से डिनोट करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। और सोने की बात करें तो ये इसका 79 यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है। अगर आपका क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम को बेसिकली आप यहाँ पे Cr से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम को आप बेसिकली यहाँ पे Cr से डिनोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका जिंक, जिंक यानी जस्ता, ठीक है। तो जस्ते को आप बेसिकली यहाँ पे Zn से डिनोट करते हैं। तो अगर जिंक के परमाणु क्रमांक की बात करें तो जिंक का परमाणु क्रमांक आपका बेसिकली यहाँ पे 30 होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है सोना घोला जा सकता है। तो सोने की बात करें तो सोना बेसिकली आपका जो है अम्लराज में घोला जा सकता है। तो अम्लराज बेसिकली किसको कहते हैं, ठीक है, यानी किंग ऑफ एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड। ये मैंने आपको जो है पहले चैप्टर में एनसीईआरटी की क्लास 10th की उसमें जो है डिटेल से बताया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेसिकली आपका H2SO4 होता है, इसको बेसिकली अम्लराज कहते हैं, ठीक है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आपका, इसको अम्लराज कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है। तो जो सोप स्टोन होते हैं वो आपके मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम Mg सिलिकेट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिलिका का जो है अपर रूप होता है। तो Mg की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें तो जो आपका मैग्नीशियम होता है ये इसका परमाणु क्रमांक आपका 12 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है चूने पत्थर का नाम है, ठीक है। तो जो आपका चूना पत्थर होता है उसका नाम बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर चूने पत्थर की बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यहाँ आपका जो है चूना पत्थर होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका, इसका रासायनिक सूत्र आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट आपका जो है यहाँ पे, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है CaCO4 को जो है कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दो, नोट कर दो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका सूत्र CaCO4 × 1/2 H2O होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार जो है कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। तो जो बेसिकली डॉक्टर हो गया आपके, डॉक्टर बेसिकली जो हड्डियां वगैरह होती हैं उनको जुड़ाने में यहाँ पे उनको जो है अपनी जगह पर लाने के लिए बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कलाकार मूर्ति वगैरह बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोनाजाइट अयस्क होता है। तो मोनाजाइट की बात करें तो ये बेसिकली आपका जो है थोरियम का अयस्क हो जाता है। और थोरियम की बात करें तो इसको जो है TH से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक आपका 90 होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका माइका है। तो माइका की बात करें तो माइका बेसिकली ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक आपका होता है, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। तो अभ्रक जो बेसिकली आपका होता है वो आपका विद्युत में आपका बेसिकली यहाँ पे कच्चे माल के रूप में यहाँ पे उपयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभ्रक को बेसिकली यहाँ पे इस्पात भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा आपका जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और एक बात और, जो पारा होता है आपका जो कमरे के तापमान पे आपका यह जो है द्रव अवस्था में रहता है, और पारा एक जो है धातु होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पारा को Hg से डिनोट करते हैं, यानी मरकरी बोलते हैं जिसको, और इसका जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो 80 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से सबसे सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो सबसे उत्तम चालक आपका जो है, अगर पानी और पारे की बात करें तो बेसिकली पानी और पारे में जो पारा होता है वो आपका जो है जल का उच्च चालक होता है। नेक्स्ट आ जाता है सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य तो ताप पर द्रव है। तो जो द्रव अवस्था में बेसिकली होता है आपका वो पारा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सीसा की बात करें तो सीसा लेड को कहते हैं, इसको Pb से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, शीशे को Pb से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। आगे आता है आपका
पारा को Hg से डिनोट करते हैं। निकिल की बात करें तो निकिल को Ni से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टीन वगैरह की धातु होते हैं, कॉपर वगैरह की, तो बेसिकली इनको जो है यहाँ पे Cu से डिनोट करते हैं। और पारा जो होता है आपका, वह आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो पारे की जो बेसिकली उच्च संचालन शक्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। अगर जल की बात करें तो जो आपका लेड होता है, ठीक है, शीशा होता है आपका पीबी, वह आपका जो है जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो है यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करता है और ये जो है आयरन का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन यहाँ पे जो है रिलीज करता है। और मैग्नीशियम भी इसी प्रकार से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है और एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। तो इसी प्रकार से ये तीनों यहाँ पे जो है अभिक्रिया कर देते हैं, लेकिन आपका लेड होता है वो अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ठीक है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऊपर से अगर जो है यहाँ पे कोई भाप गुजर जाती है, ठीक है, जो पानी की भाप होगी, तो कॉपर के ऊपर से गुजर जाएगी, तो जो है ये बेसिकली यहाँ पे कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहे की बात करें तो लोहा बेसिकली आपका हेमेटाइट से यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। और अगर हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट जो बेसिकली आपका होता है, यह जो है आयरन का ऑक्साइड होता है, ठीक है, लोहे को जो है Fe से डिनोट करते हैं। और Fe का जो आपका ऑक्साइड होता है Fe2O3, यह आपका जो है हेमेटाइट कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट आ जाता है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक आपका चांदी होता है, ठीक है। तो ऊष्मा तथा विद्युत का जो सर्वोत्तम संचालक है वो आपका चांदी है। चांदी को जो है Ag से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो है इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो सबसे अधिक मात्रा में जो आपकी एल्यूमिनियम पाई जाती है, इसका परमाणु क्रमांक आपका जो है 13 होता है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली योग्य धातु। तो जो आपकी सबसे अधिक लचीली होती है और सबसे अधिक जो है आपका खींची जा सकती है धातु, तो वो आपका बेसिकली सोना होता है। सोना को जो बेसिकली आप Au से डिनोट करते हैं और आपका इसका परमाणु क्रमांक आपका 79 होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। तो ऊष्मा जो होती है आपकी बेसिकली, इसका अगर न्यूनतम संचालक हो रहा है, ठीक है, न्यूनतम संचालक यानी सबसे कम संचालक ऊष्मा की बात करें, जैसे कोई यहाँ पे आपका कोई परत लगा दी गई है, ठीक है, तो ऊष्मा जो है यहाँ से कम, मतलब अगर इस साइड ऊष्मा ज़्यादा है तो ऊष्मा यहाँ जो है इस साइड बहुत ही कम रिलीज होती है। तो ये बेसिकली आपका शीशा में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको जो है शीशे को लेड से Pb से डिनोट करते हैं। और शीशे की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 82 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका हीरा, चांदी, ग्रेफाइट और लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है। तो चांदी की जो है सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। हीरे की बात करें तो ये कार्बन का अपर रूप होता है। चांदी की बात करें Au से डिनोट करते हैं, ठीक है, और चांदी को Ag से डिनोट करते हैं। और ग्रेफाइट की बात करें, ये भी कार्बन का अपूर्ण रूप होता है। और लकड़ी आपको पता है, ये भी लकड़ी में भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सही कथन है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट एक अवयव के रूप में होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये बेसिकली आपका जो है दंत पेस्ट के रूप में उपयुक्त होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी मैंने आपको जो है सुबह NCERT वाली क्लास में पढ़ा दिया है। तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेसिकली, यह दंत पेस्ट के रूप में इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि यह आपका एक प्रकार का एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे जो आपका pH स्केल रहती है, यहाँ पे 7 न्यूट्रल रहता है, जैसे मैंने आपको क्लास में बता दिया है पहले भी। और आपका जो है यहाँ पे 14 रहती है। इस साइड के जो होते हैं आपके बेस होते हैं, यानी क्षारक कहलाते हैं। और अम्ल, क्षार और लवण वाली आप क्लास यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अधिक से अधिक यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटा एक अनुमान दे देता हूँ। यहाँ पे जो 7 होता है आपका pH स्केल में, ये न्यूट्रल होता है। और ये आपका जो है यहाँ पे 14 होती है। इस साइड आपका बेस माना जाता है क्षार। और जो एसिड होता है इस साइड आपका अगर 7 से कम pH मान है तो जो ये बेसिकली आपका जो है एसिड कहलाएगा। अगर pH मान 7 से ज़्यादा होता है तो आपका ये है आपका बेस कहलाएगा। और अगर pH मान 7 होता है तो आपका न्यूट्रल यानी उदासीन कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है सुमेलित है, यानी ये आपका सुमेलित करा गया है। तो भंजन की बात करें तो भंजन बेसिकली पेट्रोलियम में यूज होता है। प्रगलन की बात करें तो ये बेसिकली ताम्र में यूज होता है, जिसको कि तांबा बोलते हैं, ठीक है, कॉपर। अगला आता है हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण जो आपका होता है ये बेसिकली यहाँ पे खाद्य वसा में प्रयुक्त होता है। जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं तो उनमें बेसिकली खाद्य वसा वाले पदार्थ होते हैं, उनमें ये उपयोग होता है। वल्कनीकरण की बात करें तो ये बेसिकली आपका रबर में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका
एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो जो आपके एल्यूमिनियम होते हैं उसको बेसिकली यहाँ पे बॉक्साइड बनाने में यहाँ पे बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड बेसिकली आपका एल्यूमिनियम से आपका प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है, दो सूची दी गई है, ठीक है। तो हीरे की बात करें तो हीरा बेसिकली यहाँ पे कार्बन का अपर रूप होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सी इसका जो है बेसिकली कार्बन को सी यानी 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर संगमरमर की बात करें तो संगमरमर बेसिकली कैल्शियम से प्राप्त होता है। कैल्शियम आपको जो है Ca से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और कैल्शियम की बात करें इसका परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है। बालू की बात करें तो बालू में बेसिकली यहाँ पे सिलिका उपलब्ध होती है यानी सिलिकन, तो इसका जो है यहाँ पे 14 परमाणु क्रमांक होता है सिलिकन का। मणिक्य की बात करें तो यह एल्यूमिनियम से प्राप्त हुआ है। एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं और इसका जो है परमाणु क्रमांक आपका 13 होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का अगर आपका बेसिकली बात करें तो जो सोडियम धातु होती है आपकी, ये बेसिकली जल से हल्की होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, ये मैंने कई बार बता दिया है, ठीक है। तो सोडियम से आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ से बनने ही वाला है। नेक्स्ट आता है इस्पात, पारा, सोना तथा उनके घनत्व में अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो अवरोही जो बेसिकली आपके जो है कम क्यों डिनोट करते हैं, तो पहले आता है आपका सोना, दूसरा आता है आपका पारा, ठीक है, तीसरा आता है आपका इस्पात। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे इनके घनत्व जो है यहाँ पे दर्शाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक आता है आपका इसी में मिश्र धातु, ठीक है। तो हमने धातुओं वाला पढ़ लिया, अभी मिश्र धातु पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम अधातु वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, या कार्बन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी वो भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से जो आपका मिश्र धातु नहीं है, तो जो आपका तांबा की बात करें तो ये बेसिकली आपका मिश्र धातु नहीं होता है। तांबा की बात करें तो तांबा को जो है Cu से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है, ठीक है। पीतल भी आपका मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज भी आपका मिश्र धातु है, तो स्टील भी आपका जो है मिश्र धातु है। इसमें भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जस्तेदार लोहे में हल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही है, ठीक है। जो आपके जिंक होते हैं, जिंक जिसको बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपका जो है 30 होता है। तो जिंक में जो है आपका हल्दी का जंग नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा आता है शहद में उपचयन क्षमता है। तो शहद में बेसिकली आपकी वो क्या बोलते हैं उपचयन क्षमता होती है, तो ये भी आपका जो है सही आंसर होता है। पहला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से फिर, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बचा सकते हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होता है। तो उनमें जस्ते की परत बेसिकली यहाँ पे होती है, ठीक है। तो जो जस्ते की चादरें होती है, अगर आपकी लोहे की बात करें Fe, और जो आपकी जिंक होती है जी, ठीक है। तो जस्तेदार अगर आपकी लोहे की चादर है, इनमें अगर लोहे में अगर आपका जिंक मिलाया जाता है तो बेसिकली ये उसमें बची रहती है। लोहे पर जो है यहाँ पे जिंक की परत रहती है, तो बेसिकली इसका जो है संक्षारण यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो उनमें जो है जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट आ जाता है गैल्वीकृत लोहे पर लेप होता है। तो लेप जो लोहे पर लेप होता है वो जस्ते का बेसिकली यहाँ पे गैल्वेनीकरण में होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का विक्षेपण होना, ठीक है। तो जो आपके एल्यूमिनियम पृष्ठ होते हैं, यानी एल्यूमिनियम की जो आपकी पृष्ठ होती है, जैसे ये आपका एल्यूमिनियम की कोई धातु होगी, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम है, तो इसके पृष्ठ पे बेसिकली यहाँ पे जो है एनोडीकृत होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनोड यहाँ पे मान लो एनोडीकृत होते हैं। तो बेसिकली एनोड आपका यहाँ पे उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो जो एल्यूमिनियम होते हैं उसको बेसिकली यहाँ पे एल्यूमिनियम से बनाई गई मिश्र धातु को यहाँ पे बेसिकली हवाई जहाज के पुर्जे और रेल के जो पुर्जे होते हैं उनमें बेसिकली यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पारद धातु मिश्रण है। तो पारद एक बेसिकली मिश्र धातु होती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से जो है अमलगम नहीं है, अमलगम बनाती है। तो अमलगम बेसिकली आपका जो है लोहा, यह आपका जो है एसिड आपका बनाती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगले आता है आपका जस्ता, तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता, सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं। तो अमलगम बेसिकली पारा और जस्ता की धातुओं को कहते हैं, ठीक है। पारा की बात करें तो पारा जो है आपका Hg से डिनोट करते हैं, और जस्ता की बात करें तो Zn जिंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। यह आपका परमाणु क्रमांक 30 होता है। पारा की बात करें तो परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगले आ जाता है टांका, एक मिश्र धातु है। टांके की बात करें तो यह जो बेसिकली आपका
टिन तथा शीशे की मिश्र धातु होती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। टिन तथा शीशे की मिश्र धातु आपकी होती है। अगर हम टिन की बात करते हैं तो टिन का जो है एटॉमिक नंबर आपका जो है यहाँ पे 50 होता है और इसको जो है SN से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शीशे की बात करें तो लेड जो आपका आता है PB, और इसको जो है PB यानी लेड आपका जो शीशा होता है, इसको बेसिकली इसका जो है परमाणु क्रमांक आपका 82 होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाता है जो जर्मन सिल्वर होता है वो आपका जो है निकेल से बना होता है, निकेल को Ni से डिनोट करते हैं, और निकेल का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये आपका 28 होता है। सोल्डर की बात करें तो आपका ये टीन से बना होता है, इसको जो है SN से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक जो आपका यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 50 होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो बेसिकली ये क्लोरीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइपो, तो हाइपो जो होता है आपकी बेसिकली सोडियम से होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जर्मन सिल्वर, चांदी। जो आपका जर्मन सिल्वर होता है इसमें चांदी का प्रतिशत आपका बेसिकली 0% होता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में बेसिकली आपका चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित होता है नहीं होता है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में आपका तांबा यानी कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है आपका, और जो आपका जस्ता यानी जिंक होता है, तो ये बेसिकली ये तीनों जर्मन सिल्वर में आपके उपस्थित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल जो होती है इनमें तांबे की मात्रा जो है अधिकतम कांसे में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपकी तांबे की मिश्र धातु होती है। पीतल हो गया आपका, कांसा हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, तो ये सभी जो है आपकी तांबे की मिश्र धातु होती है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है वह धातु जो पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर तथा इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है। तो जो आपका तांबा होता है वो आपका जो है पीतल में होता है, कांसे में होता है, और जर्मन सिल्वर में जो है यहाँ पे रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तांबे की मिश्र धातु आपको बेसिकली याद रखनी है क्या क्या होती है। नेक्स्ट आ जाता है पीतल मिश्र धातु है, तो जो आपकी पीतल होती है वो तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तांबे को जो है हम कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु आपकी होती है पीतल। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, ये जो है आपका यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट ये आपका जो है यहाँ पे प्रमुख अयस्क इसका नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है पारीदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ठीक है। तो पारदित सम्मिश्रण बेसिकली वही कहलाते हैं जिनमें पारा आपका होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट युक्त प्रयुक्त होने वाली एक अनिवार्य रसायन है, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है, तो पीतल बेसिकली आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण यहाँ पे पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड पीतल बनाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड अगर जो पीतल होता है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा तो ये बेसिकली यहाँ पे गैस बन के उड़ जाएगी, लेकिन आपका जो है यहाँ पे पीतल का रंग जो है आपका हल्का पड़ जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलन इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं, यह आपका बेसिकली आपका निकेल का यहाँ पे होता है, ठीक है। जो आपकी मिश्र धातु होती है तो इसमें बेसिकली यहाँ पे निकेल का उपयोग होता है, इस्पात और निकेल का यहाँ पे उपयोग होता है। अगर निकेल की बात करें तो निकेल को Ni से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस्पात आपका इस्पात आपका जो है यहाँ पे जो कार्बन होता है आपके, कार्बन हो गया आपका, लोहा हो गया Fe, ठीक है। तो और अन्य जो धातु होती है इनकी मिश्र धातु यहाँ पे बेसिकली इस्पात होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इस्पात और निकेल आपका बेसिकली यहाँ पे यूज होता है मिश्र धातु, जिसके से जो है आपका स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो अगर आपको स्टील की कठोरता यहाँ पे प्रदान करनी है, यानी स्टील को आपको अगर कठोर बनाना है तो उसको जो है बेसिकली कार्बन की मात्रा यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लचीला जो आपका स्टील होता है तो इसकी बात करें तो इसमें जो है कार्बन की मात्रा आपकी कम रहती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जो तत्व जो है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाते हैं तथा उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकते हैं, इनमें उच्च कठोरता आपकी प्रतिरोधकता होती है। तो इनमें बेसिकली जो आपकी उच्च कठोरता होती है उसमें जो है आपकी क्रोमियम आपका जो है मेन होता है, ठीक है। तो यानी आपका जो है लोहे के साथ आपको जो है यहाँ पे क्रोमियम भी मिलाया जाता है, जिस कारण यहाँ पे उसकी कठोरता अधिक होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं।
अगर क्रोमियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 24 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो अगर आपको जंग रहित लोहा बनाना है, जो आपका लोहा हो गया और जंग रहित अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो इस पर जो है ताकि ये आपके इस पर जंग नहीं लगे तो इसको जो है क्रोमियम आपको मिलाया जाता है। ठीक है, तो लोहे में आपको क्रोमियम मिला के जो है जंग रहित लोहा बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टील को स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए इसमें जो है कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, तो उस तत्व को कार्य करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो बेसिकली आपका सिलिकॉन ये है, सिलिकॉन को जो है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए वहाँ पे मिलाया जाता है। तो सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं और जो इसका परमाणु क्रमांक आपका 14 होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है धब्बा रहित लोहा बनाने में जो है लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है, अगर धब्बा रहित लोहा बनाना है, जैसे कि आपको कठोर लोहा वहाँ पे बनाना था, तो आपको क्रोमियम को यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है वो आपकी लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया आपका, ठीक है, लोहा Fe हो गया आपका आयरन, और क्रोमियम Cr, मैग्नीज हो गया Mn, और आपका जो कार्बन होता है इनकी जो है मिक्स्ड धातु यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में प्रयोग मिलाया जाता है। ठीक है, तो लोहे में बेसिकली यहाँ पे क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है स्टील में होता है, तो स्टील में बेसिकली आपका 0.1 से लेकर 2% तक आपका जो है कार्बन की मात्रा यहाँ पे इसमें होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है जंग लगने पर लोहे का भार, तो अगर आपके लोहे पर जंग लग जाएगा तो वो बेसिकली उसका भार वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लोहे पर जंग इसलिए लगता है क्योंकि जो आपका लोहा होता है, लोहा आपका जो है जो आपके अगर वायु में खुला छोड़ जाता है तो बेसिकली वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पे FeO यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो आयरन ऑक्साइड अगर वह बनाएगा तो बेसिकली ये आपका जो है वहाँ पे इसका ऑक्सीकरण होने लगता है और ये यहाँ पे जो है यह धातु धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगती है। तो जो आपके ऑक्साइड बना के धीरे धीरे यहाँ पे जो है उड़ने लगती है। तो बेसिकली आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है लोहे पर जंग लगने से भार बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगला आता है आपका साधारणतः तो यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तो वे भूरे परत के पाउडर से आच्छादित हो जाती हैं, इसको जंग कहते हैं। ये आपका सही है। जैसा आपने लोहा देखा होगा, लोहे पर अगर जंग लगता है तो उस पर जो है भूरे रंग का पाउडर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा आ जाता है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टेनिन जमा होने से लगता है, तो ये बेसिकली आपका गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो लोहा होता है वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके आयरन ऑक्साइड वगैरह बनाता है, तो बेसिकली इससे जो है यहाँ पे जंग लगता है। दूसरा कारण यह भी होता है जो आयरन होता है आपका वो जो है एसिड से यहाँ पे क्रिया करके जो है आपका यहाँ पे एसिड बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से जो है लोहे पर जंग लगता है। चलते हैं हम नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका कार्बन जो होगी आपकी, ठीक है, अधातुएं होगी कार्बन और उसके भिन्न रूप। तो इसको जो है हम एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सेशन लंबा होने वाला है तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होते हैं और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो आपका कार्बन होता है इसके सबसे ज़्यादा रूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कार्बन का रूप जैसा आपने देखा होगा हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, कार्बन होता है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे रूप होते हैं। कोयला हो गया, तो इसके जो है अधिकतर रूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके जो है अधिकतर यौगिक देखने को आपको मिलते हैं। तो इसलिए बेसिकली जो कार्बन होता है वह जो है आपका सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण करता है। नेक्स्ट आ जाता है हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन सभी में होता है, जैसा हीरे में भी होता है आपका, ग्रेफाइट में भी होता है और कार्बन में भी आपका कोयले में भी हीरा जो है कार्बन होता है। नेक्स्ट आ जाता है केलवार, लेक्सान, ग्रेफिन, स्पाइडर सिल्क में से जो आपका कार्बन से बना होता है। तो जो आपका ग्रेफिन होता है वो बेसिकली आपका जो है कार्बन से बना होता है। ठीक है, तो ग्रेफिन की बात करें तो ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन जो आपकी होती है एक कार्बन की, आप समझ सकते हैं कि जो कार्बन की एक परत होती है, कार्बन के जो परमाणु होते हैं उनकी पतली परत होती है, यानी कार्बन की जो झिल्ली होती है उसको बेसिकली ग्रेफिन कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका हीरा हो गया आपका, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स और फ्लोरीन्स में से कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो कार्बन का अपर रूप की बात करें तो जो आपके ऑक्सोकार्बन होता है ये बेसिकली कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हीरा आपका जो है आपका कार्बन का रूप है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन्स भी आपका जो है कार्बन का अपर रूप होता है। लेकिन ऑक्सोकार्बन की बात करें तो ऑक्सोकार्बन आपका जो है कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। तो ऑक्सोकार्बन को जो है हम CO4 से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 4 यहाँ पे जो 4- निगेटिव आयन यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली ऑक्सोकार्बन का CO4 आपको फॉर्मूला याद रखना है। CO4 4 निगेटिव आयन यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेंसिल का लेड है। ठीक है,
तो पेंसिल बेसिकली आपका, पेंसिल देखी होगी आपने, तो पेंसिल में जिससे आप लिखते हैं तो वो बेसिकली आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका कार्बन को जो है अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो जो आपके कार्बन की खोज की थी उन्होंने, उनमें है एक आपके रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू और क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्मॉले, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बकमिंस्टर फुलरीन है। तो बकमिंस्टर जो आपकी फुलरीन होती है, कार्बन के यौगिक होते हैं, जिसमें जो है 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है, जो पर जो है पंचभुज या षष्ठभुज के बने हुए संरचना से यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन के यहाँ पे गुच्छ होते हैं, तो आप मान सकते हैं 6। तो इस प्रकार से जो है पंचभुज टाइप का हो सकता है, आपका षष्ठभुज टाइप का हो सकता है। तो इस प्रकार से बेसिकली यह आपका कार्बन का यौगिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है। तो कार्बन बेसिकली आपका सिलिका में नहीं पाया जाता है। सिलिकन आपका जो आपका बालू होता है वो सिलिका आपका बेसिकली कहता है, जिसमें आपका सिलिकन होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन जो आता है आपका लिग्नाइट में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लिग्नाइट की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें कार्बन 39 होते हैं और हाइड्रोजन आपके 35 होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के 10 परमाणु होते हैं और आपके नाइट्रोजन और सल्फर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोयले के विटामिन्स, ठीक है। जो आपके कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रेसाइट प्रकारों में से किसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो जो आपका एंथ्रासाइड होता है बेसिकली इसमें कार्बन के अधिक अंश होते हैं। एंथ्रासाइड की बात करें तो इसमें कार्बन 15 होता है, हाइड्रोजन 35 और आपका ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन आपका 11 होता है इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कार्बन की मात्रा जो बेसिकली ढलवा लोहा होता है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, 2% तक होती है। तो आपको ये याद रखना है। अगला आता है हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है। तो जो आपका गंधक होता है यह बेसिकली आपका रवा क्रिस्टल नहीं होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो गंधक की बात करें तो इसका जो है परमाणु क्रमांक यहाँ पे 105 होता है। नेक्स्ट आ जाता है कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है। तो बेसिकली जो आपके कांच होते हैं उस पर जो है हीरे से यहाँ पे खरोचा जा सकता है। जो आपके हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, तो बेसिकली इससे जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। जो आपका अम्लराज होता है, ठीक है, अम्लराज बेसिकली आपका जो है H2SO4 को बोलते हैं, ये भी इससे भी नहीं होता है। और जो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है इससे भी नहीं होता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो गया और हीरा हो गया, कांच से जो है इस पर खरोचा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हीरे की बिक्री में जो है बाहर की इकाई में कैरेट होती है। तो 1 कैरेट के बराबर आपका जो है अगर हीरे की बिक्री हो रही है तो 200 मिलीग्राम अगर आपका हीरा है तो यह आपका बेसिकली 1 कैरेट कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों 2-4 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको भी जो है कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टीन और ग्रेफिन में से जो सर्वाधिक मजबूत होता है वो आपका जो है ग्रेफिन यहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रेफिन जो है यहाँ पे कार्बन के परमाणु की जो आपकी परत होती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों में से अगर आपकी बात करें, पहला आ जाता है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जो आपकी जल को कठोर बना देती है, ठीक है, और यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इसमें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, ठीक है। तो अगर आपका जल में कैल्शियम सल्फेट होगा तो ये जल को कठोर बना देती है और यह आपका उपयोग हेतु नहीं रहता है। दूसरा आ जाता है आपका हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हीरा सबसे कठोर होता है, तांबा भी आपका जो है लोहे से कठोर होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वायु का मुख्य घटक आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है कई प्रकार के तत्व रहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि मैंने आपको एनसीईआरटी वाली क्लासों में आपको डीपली समझाया है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारी मशीनों में प्रयोग के लिए स्नेहक यहाँ पे का एक प्रयोग होता है। तो स्नेहक बेसिकली आपका जो जिसको बोलते हैं हम क्या, लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो जो आपका स्नेहक होता है ग्रेफाइट का यूज यहाँ पे होता है। अगला आता है शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ आपका जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, CO2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सल्फर हो गया आपका, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फॉस्फोरस धातुओं में से एक
जो विद्युत को मंद चालक नहीं है। तो जो आपकी सिलीनियम होती है धातु, वो आपकी जो है विद्युत की मंद चालक नहीं है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज जो हमने काफ़ी क्वेश्चन करे डिटेल में, जहाँ से आपके जो है 1 दरोगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी होगी, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखी तो आपको पता है यार, आपका जो है सिलेक्शन आप ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो हमारे साथ और आपके जो है ये क्वेश्चंस यहाँ से लगा रहे हो, तो आपका जो है सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको ये आप विश्वास रखना होगा, जो ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे वाले पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक वगैरह पढ़ेंगे, और जो अन्य गैसें वगैरह होती हैं, अन्य गैसें और उनके यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी जो आपके 1 दरोगा में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में।